नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। नार्को टेस्ट अब एक बड़ा मसला बन गया है, ख़ास तौर पर जो यौन उत्पीड़न का मामला है महिला पहलवानों के साथ, जिसको लेकर कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है, धरना चल रहा है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। इस नार्को टेस्ट से क्या होने वाला है? हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने फ़ोन करके हरियाणा से कहा कि आपको इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मैंने कहा साहब, इसमें क्या वीडियो बनता है, ये तो बयानबाजी है कोरी। उन्होंने कहा हाँ, ये भी लोगों को देश के जानने की ज़रूरत है, इसलिए आप इस पर वीडियो बनाइए। खुशी हुई कि लोग चैनल के बारे में इतना सोचते हैं, और फिर मुझे भी लगा कि ये बात जनता को पता होनी चाहिए। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नार्को टेस्ट की जो राजनीति है, बयानबाजी है, या नार्को टेस्ट का जो पैंतरा है, ये बृजभूषण शरण सिंह ने क्यों चला और उसके पीछे कौन सा ब्रेन है, कौन सा दिमाग है जो उन्होंने लगाया। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। देखिए, शुरुआत होती है बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब आरोप लगे यौन उत्पीड़न के, तो महिला पहलवानों की तरफ से एक दो बार ये बयान आया कि बृजभूषण शरण सिंह अगर सच्चा है तो अपना नार्को टेस्ट कराए, हम भी अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हैं। इसको लेकर बहुत दिन तक बृजभूषण शरण सिंह चुप रहे। अचानक एक दिन उनका एक बयान आया और उस बयान में उन्होंने कहा कि मैं अपना नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं, बशर्ते ये लोग भी अपना नार्को टेस्ट कराएं। अब आपके दिमाग में, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सीधे सीधे ये आएगा कि नार्को टेस्ट कोई ऐसी व्यवस्था है जिसमें आदमी को बोलो वो सच बोलना शुरू कर देता है, कुछ झूठ पकड़ने की मशीन होती होगी, कुछ होता होगा। और दोनों पक्ष जिस जोर शोर के साथ नार्को टेस्ट पर जोर दे रहे हैं, उसके बाद तो ये और ही पक्का हो गया कि भैया ये ज़रूरी कोई बहुत हुआ बड़ी चीज़ होती होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नार्को टेस्ट बेसिकली है क्या, और उस नार्को टेस्ट के होने से क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, और तीसरा, क्या ये नार्को टेस्ट हो पाएगा, इसको पहले समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से दोनों पक्ष बयान दे रहे हैं, उस बयान को देखते हुए नार्को टेस्ट अगर हो जाता है, अगर कर लिया जाता है, तो ये नार्को टेस्ट होता क्या है? नार्को टेस्ट कुछ नहीं है, एक इंजेक्शन है, ऐसे समझ लीजिए, जो किसी मरीज को लगा दिया जाता है, और उसको मरीज को लगाने के बाद में उस आदमी का दिमाग जो है ना, उसके ऊपर से उसका नियंत्रण एक तरह से हट जाता है, और वो ज़्यादा बातें नहीं बना पाता, जो दिल में है वो बोल देता है। ऐसा इस केमिकल को माना गया है। हालांकि दुनिया में नार्को टेस्ट का जब आविष्कार हुआ, तब से लेके बार बार टैक्स निकल रहा है मुंह से, जबकि है ये टेस्ट। तो जो नार्को टेस्ट का जब आविष्कार हुआ, तब से 100 साल बाद भारत में इसको अपनाया गया। उसकी वजह ये थी कि हमारा संविधान कहता है कि जब आप एक एफिडेविट देते हैं, शपथ पत्र लिखते हैं, तो उसमें एक लाइन लिखनी पड़ती है कि मैं अपने पूरे होशो हवास में, बगैर किसी दबाव के, बगैर नशे पत्ते के ये बात कह रहा हूँ। लेकिन नार्को टेस्ट की स्थिति जो है, इसमें आपको एक दवा दे दी गई है जिससे आपके दिमाग पे आपका नियंत्रण ही नहीं है। एक तरह का ये नशा पत्ता हुआ। दबाव का जहाँ तक सवाल है, वो 3-4 लोग, एक वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट रहता है, एक डॉक्टर रहता है, इसके अलावा एक इन्वेस्टिगेटिव टीम भी रहती है। कभी वो सिंगल होती है, कभी कुछ लोग होते हैं, वो लोग पूछताछ कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको आप ये कैसे मान सकते हैं कि ये एक दबाव रहित बयान है? और जब आप इसको दबाव रहित बयान नहीं मानते हैं, तो अदालत भी इसको मान्यता नहीं देती है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब, ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट बहुत मजबूत एविडेंस नहीं है, इसलिए इसको आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यानी अगर आप मेरे शरीर में, देखिए, ये जब कोरोना का टीका आया था और ज़बरदस्ती टीका लगाने की बात आई थी, ये भी मसला उठा था, तब भी मैंने ये कहा था कि मेरा शरीर मेरा हक,
मेरे शरीर में क्या इंजेक्ट किया जाएगा, इसके लिए मेरी कंसेंट बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान का जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसकी गाइडलाइंस भी कहती हैं कि पेशेंट को सिर्फ इन्फॉर्म ही नहीं करना है, पेशेंट से कंसेंट ही नहीं लेनी है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी है। कोई भी चीज़ के सारे अच्छे बुरे आयाम अच्छी तरह से पेशेंट को समझाने हैं, और जब आपको लग जाए कि इसको समझ में आ गया, तब कंसेंट पे साइन कराना है। ये नहीं कि पेशेंट से आपने साइन करा लिया तो मान लिया जाएगा। गाइडलाइंस हैं, अगर आप इनका पालन ना करें तो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द हो सकता है। तो नार्को टेस्ट के मामले में भी मरीज से सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी बॉडी है, उसका राइट है, तो मरीज से कंसेंट लेनी जरूरी है। अगर मरीज चाहेगा तो आप उसका नार्को टेस्ट कर सकते, वरना नहीं कर सकते। तीसरी चीज यह है कि नार्को टेस्ट को बहुत भरोसेमंद नहीं माना गया है। बहुत सारे मामलों में लोग नार्को टेस्ट को स्किप कर जाते हैं, उसको गायब कर देते हैं, इसलिए नार्को टेस्ट के भरोसे नहीं रहा जा सकता। अब एक दवा है, तो नार्को टेस्ट में जो आपको इंजेक्शन लगाया जाता है, उसका दवा का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो एक बड़ी खतरनाक टाइप की नशीली दवा है और आपके दिमाग को एकदम शिथिल कर देती है, और उसकी बड़ी अच्छी तरह से डॉक्टर की देखरेख में जांच की जा सकती है। आपका पहले मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप के ज़रिए ये पता लगाया जाता है कि ये कितनी दवा, कितना डोज बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर ज़रा सी सावधानी हुई तो आदमी की जान खतरे में आ जाती है, सीरियस मेडिकल कंडीशंस हो जाती हैं और उसको डॉक्टर को इलाज कराना पड़ता है। इसलिए भी मरीज की कंसेंट ज़रूरी है। अब बात यह है कि भारत का कानून क्या इसकी इजाज़त देता है। भारत के कानून में एक चीज़ बड़ी साफ है कि अगर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नार्को टेस्ट करना चाहती है, अभी मैं आऊँगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इसी पहलवान धरने से जुड़ी हुई, इसको समझ लें, 2 मिनट और लेता हूँ। तो जो नार्को टेस्ट है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी आदमी ने नशे में क्या कह दिया, उसको आप सबूत कैसे मान सकते हैं। तो वो जो उसने बोला है उसको इन्वेस्टिगेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक आदमी को आपने नशा की हालत में लाए, वो केमिकल का इंजेक्शन लगा दिया, उसके बाद उससे आपने पूछा भाई तूने घड़ी कहाँ छुपाई है, उसने कहा कि 7 तालों के पीछे मैंने रखी है। अब आपने 7 ताले खोले और उसके वहाँ घड़ी मिल गई, तो नार्को टेस्ट से आपने घड़ी बरामद करने में मदद ले ली, वहाँ तक तो नार्को टेस्ट सही है। अगर एक आदमी नार्को टेस्ट में आपके इंजेक्शन से टल्ली होकर बोलता है कि हाँ 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 मैंने ही रामजोत को मारा है, तो होश में आने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि नार्को टेस्ट के बयान के आधार पर आप उसको फांसी चढ़ा दोगे, हत्या आपको साबित करनी ही पड़ेगी। तो नार्को टेस्ट जो है वो एक प्रकार से इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए, तथ्यों को जुटाने के लिए एक टूल है, एक मददगार व्यवस्था है। लेकिन उसका मतलब ये कतई नहीं है कि नार्को टेस्ट में आदमी ने कुछ बोल दिया तो वो सबूत हो गया, पहली चीज़। दूसरा सवाल एक्यूरेसी का। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, नार्को टेस्ट से आप ज़्यादा जानकारियां पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपकी अंदर से स्मृति क्षीण होती जा रही है। ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है। कब कब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने किस किस बच्चे के साथ क्या किया होगा, वो सारी चीज़ें काफ़ी हद तक एक तरह से पुरानी हो गई हैं। और दूसरा ये भी है कि ये जो पहलवान जो आरोप लगा रहे हैं, जो भी बातें कह रहे हैं, इनके केस में भी कुछ ना कुछ पुराना हो सकता है। लेकिन एक और सवाल है, क्या ये दोनों खड़े होकर कह दे कि हमारा नार्को टेस्ट होना चाहिए, उधर से वो लड़कियां कह रही हैं कि नार्को टेस्ट करो और सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में करो, तो भैया पंचायत थोड़ी लगी है वहाँ पे कि डायलॉगबाजी हो रही है, मैंने ये बोल दिया, वहाँ से वो बोल दिया। ऐसे नार्को टेस्ट थोड़ी होता है। जब तक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, पुलिस या कोई अन्य संस्था जो इस मामले की जांच कर रही है, उसको नहीं लगता कि नार्को टेस्ट के ज़रिए कोई जानकारी निकाली जा सकती है और उससे जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, कुछ सबूत मिल सकता है, तो ही नार्को टेस्ट उपयोगी है। अब इस मामले में नार्को टेस्ट से आप क्या पता कर लोगे? सेक्सुअल हरासमेंट का मामला है। एक आदमी है, लड़कियों के टी शर्ट रैंडमली ऊपर कर देता है, जो आरोप है,
छाती पे हाथ रखता है और कहता है कि मैं आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेक कर रहा हूं। ना तो इसमें कोई सबूत है कि भैया, कोई सबूत तो है नहीं कि कोई हथियार इस्तेमाल किया गया हो, टूल इस्तेमाल किया गया हो, और गवाह कोई है तो वो अभी सामने नहीं है। किसकी हिम्मत है? फरियादी है जो अपनी बात कह रहा है, लेकिन इतने भर पे आप किसी का नार्को टेस्ट करके कौन सा सबूत जुटा लोगे? और दूसरा, जो आरोप लगाने वाला है उसका नार्को टेस्ट क्यों होना है? जांच के दायरे में कानून के हिसाब से जो जो कानून की धाराएं लगी हैं उनके हिसाब से अभियुक्त कौन हुआ? बृजभूषण शरण सिंह हुआ। जांच किसकी होगी? बृजभूषण शरण सिंह की होगी। हकीकत कहां से पता लगाना है? बृजभूषण शरण सिंह से लगाना है। तो केवल अपना बयान दर्ज करा देगा कि ऐसे 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 हुआ था जी मेरे साथ। फिर जब कोर्ट में आप खड़े होंगे तब आरोपी से क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होगा। सामने वाला वकील आरोपी से सवाल पूछेगा, आरोपी अपने सवाल से उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो अदालत कहेगी कि भाई इसने झूठा आरोप लगाया है। लेकिन नार्को टेस्ट इसमें कहां से आ गया? तो ये जो दोनों पक्ष है ना, ये जो नार्को टेस्ट की बात कर रहे हैं, ये केवल एक बयानबाजी है। नार्को टेस्ट से वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है और ना कुछ हुआ, और इस केस में तो बिल्कुल चांसेस नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब्दुल करीम तेलगी, याद होगा आपको, नकली स्टाम्प पेपर छापने का रैकेट चला था, याद है? जिसके गोदाम के तस्वीरें आई थी तो उसमें बहुत सारे डाक टिकट, बहुत सारे स्टाम्प पेपर, बहुत सारे और दूसरी चीज़ें उसके पास मिली थी। बहुत बड़ा घोटाला था। अब्दुल करीम तेलगी के पास से नार्को टेस्ट के अंदर महाराष्ट्र के 2 बड़े नेताओं के नाम आए थे। उनमें से एक शरद पवार का नाम भी था। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट आई, शरद पवार ने किया, ये किया, वो किया, फलां ढिमका, इसके पीछे इसका हाथ, उसका हाथ। लेकिन अदालत में जब मामला पहुंचा, अब्दुल करीम तेलगी ने कहा मेरी जानकारी में इन दोनों का कोई हाथ नहीं है। तो अदालत ने उसी को माना और इन दोनों को बरी कर दिया। बहुत सारे केसेस मिलते हैं जिनमें आरुषि हेमराज केस वाला जो मामला है उसमें उनके पेरेंट्स का नार्को टेस्ट किया गया। नार्को टेस्ट के बाद उनको एक तरह से पुलिस ने कसूरवार घोषित कर दिया, लेकिन अदालत ने कहा ना, इसको सबूत नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी की गारंटी नहीं है। किस जमाने में ये इसको इन्वेंट कर लिया गया था और भारत सरकार ने इसीलिए इसको नहीं अपनाया था। अजमल कसाब के केस में नार्को टेस्ट से काफ़ी जानकारियाँ मिली थी, जानकारी भी देता, जैसे कि उसने ये बताया था कि पाकिस्तान की एजेंसियां कैसे ऑपरेट करती हैं, किस तरह करती हैं, किस तरह आतंकवादियों को आगे लाती हैं, ये लाती हैं। अब ये इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन एक बात साफ समझ में आती है कि जिस आदमी को ऐसे करके आप वहाँ पे हत्या करने के लिए भेज रहे हो, उसको किसी देश की एजेंसियाँ क्या प्लानिंग करती हैं, क्या करती हैं, ये सब ना सिखाया जाएगा, ना बताया जाएगा, ना उसको सूचित किया जाएगा। जो आदमी इतने खतरनाक जगह पे जा रहा है उसको कोई सारी पोल पट्टी सुना के भेजेगा, लेकिन खैर कुछ बोला होगा उसने। इस तरह से अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम वाला जो मामला था, उसमें अबू सलेम का बाकायदा नार्को एनालिसिस हुआ 2007 में, कुछ निकला नहीं। इसी तरह से 2002 के गोधरा कांड में बहुत सारे लोगों के साथ में नार्को टेस्ट हुआ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ हाथ नहीं आया। हैदराबाद का जो ट्विन ब्लास्ट हुआ था जिसमें 50 घायल हुए थे, याद होगा आपको, उस मामले में कई लोगों से, अब्दुल कबीर, कलीम वलीम, इमरान लोगों से पूछताछ हुई थी और कुछ नहीं निकला है। तो बहरहाल ये सारी मामले हैं, इनको आप देखें। और उसमें छगन भुजबल का नाम भी था, किसके साथ में? शरद पवार के साथ में। नार्को टेस्ट में आया, लेकिन बाद में सारा का सारा निकल गया। तो निचोड़ की बात यह है। अब मैं आपको थोड़े से साइंटिफिक एस्पेक्ट जो मैंने निकाले हैं वो पढ़ के बता देता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि नार्कोटिक्स क्या है। नार्कोटिक्स में ट्रीटमेंट की जो रिलेवेंस है उसकी बहुत कमी रहती है, और इसलिए ये साइकिक कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए तो ठीक है, लेकिन साइंस के बेसिस पे इसको पूछताछ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई लोग इसको डिफाई कर जाते हैं। एक पिक्चर भी आई थी, उसमें पूरा नार्कोटिक्स जो है वो झुटला दिया गया था। ये मेथोडोलॉजी जो है इनकंसिस्टेंट है, इस पर आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो। कभी बहुत अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे, कभी बहुत गलत रिजल्ट आ जाएंगे। इसके अलावा अपने रिस्पॉन्सेस को
आदमी कंट्रोल भी कर सकता है और नार्को टेस्ट में झूठ भी बोल सकता है, इसकी भी संभावना रहती है। इसलिए इसको 100% फुल प्रूफ नहीं माना जा सकता। तो कैसे कर लेगा? अगर वो आदमी मेडिटेशन करता है और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करता है तो नार्को टेस्ट से साफ सुथरा बाहर निकल के आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ऑथेंटिसिटी इस टेस्ट की अच्छी नहीं मानी गई है। बहुत ज़्यादा लिटरेचर इस तरह का अभी तक हमारे पास मौजूद नहीं है। इस लिटरेचर का मतलब साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें ये पता चले कि इसके बगैर क्या क्या नतीजे आते हैं और इससे क्या नतीजे आते हैं। बहुत बड़ी कोई स्टडी नहीं है, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके इसे 1000 लोगों पे 2000 लोगों पे स्टडी की गई हो, छोटे छोटे ग्रुप्स में स्टडी की गई जिसके आधार पर इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है सारी चीज़ें ये बताती हैं कि नार्को टेस्ट जो है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भारत में एक कानून की व्यवस्था बनी हुई है, कानून का सिस्टम बना हुआ है। पॉस्को एक्ट है तो ये होगा, फला एक्ट है तो ये होगा। उसके अंदर मुकदमा है, गिरफ्तारी का प्रावधान है। सीधे गिरफ्तार करें, पूछताछ करें, कार्यवाही करें और मामले को आगे बढ़ाएं। बेकसूर है तो छोड़ दिया जाए। ये पैंतरेबाजी, मैं नार्को टेस्ट कराऊंगा आप भी करा लो, और भाई नार्को टेस्ट करा के कुछ होगा ही नहीं। और दूसरा ये है कि आपके कहने से नार्को टेस्ट थोड़ी करा दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट विल्ला बैठा हुआ है कि अपनी देखरेख में कहेगा हाँ भाई उन्होंने कहा नार्को टेस्ट करा दो, उसका करा दो, ये कह रहा तो इसका करा दो। ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि ये दोनों पक्ष नार्को टेस्ट को केवल एक बयानबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी बात को ऑथेंटिकेट करने के लिए। जैसे मैंने कोई बात कही है, मैं कहता हूँ मैं कसम खाता हूँ मैंने सही कहा, तो इससे क्या होता है मेरी बात में वजन है। आपको लगता है कि कसम खा रहा है तो झूठ नहीं बोलेगा। दो एक आदमी बोलता है माँ कसम मैंने सही बात बोली है, तो वह सही नहीं बोलता है, हाँ भाई सही बोल रहा है। विद्या कसम खा रहा है कोई कह रहा है गंगा जल ही उठा रहा हूँ। हमारे एक दोस्त थे, वो हमेशा कहते थे जो कुछ उनके हाथ में होता था, मेरे हाथ में लड्डू है, मेरे हाथ में कुर्सी है, वो कुछ भी होता था, मेरे हाथ में गिलास है जी, मैं गलत नहीं बोलता जी, ऐसे बोलते थे वो। तो उसी तरह से अपनी बात को ज़्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए ये डायलॉग जोड़ दिया जाता है कि मैं अग्नि परीक्षा देने को तैयार हूँ, मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ, यानी मैं खरा हूँ सोने जैसा। और ये कहने से पहले 1.5-2 महीने का टाइम लिया है बृजभूषण सिंह ने। उन्होंने वकीलों से खूब कंसल्ट किया होगा, खूब जानकारी जुटाई होगी, उसके बाद बोले हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर जांच करनी है तो ठीक से जांच करके ख़त्म करें, इन सब बातों में ना उलझाएं। नमस्कार, जय हिंद।